नमस्कार। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले बात करेंगे संसद के विशेष सत्र की, जिसका आज चौथा दिन था और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। दूसरी खबर में बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिमा के अनावरण की, ओमकारेश्वर में सीएम ने अनावरण किया। तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरे पर बताया जा रहा है कि 9 महीने में तीसरी बार ये पहुंचेंगी छत्तीसगढ़, वो पहुंची हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे अनूपपुर की, जहां पर सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, इससे आज भी अनूपपुर के लोग परेशान है। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया है। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। वहीं खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की, जिसके बाद जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि भाजपा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है। सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। इस पर विपक्षी सांसद नो करने लगे तो नड्डा ने कहा कि नो करने वालों को शासन करना नहीं आया। अगर शासन करना आता तो पता होता कि नियम कानून भी कोई चीज है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और इस खबर की ज्यादा बातचीत करते हैं। दिनेश जी का रुख करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी आज संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल और साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा लगातार इस पर देखने को मिली और साथ ही साथ निशाना भी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं साधते हुए नजर आए। जी दिनेश जी। जी धन्यवाद। लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है वो काफी दिनों से पेंडिंग था। इससे पहले जो यूपीए की सरकार थी उस वक्त भी पेंडिंग रहा। उसके बाद में एनडीए सरकार ने भी काफी बार प्रयास किया, लेकिन किसी न किसी कारण से नंबर गेम की वजह से कहीं ना कहीं उलझ के रह गया बिल। अभी उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से कल 454 वोटों से कल पास हो गया लोकसभा से, उसी प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ठीक है छोटी मोटी आपस के जो रिफ्ट है आपस में, जो जैसे कि अगर मनमुटाव है किसी बिल के किसी अधिनियम को लेकर के, कोई संशोधन को लेकर के विपक्षी दलों का, तो वो जल्दी दूर हो। और राज्यसभा से भी उसी प्रकार से एक मत से जो है वोट जो है वो पड़ेंगे, जैसे कि क्योंकि जैसे कि मतलब बिना सभी की सहमति के बिना, और क्योंकि जैसे एनडीए के पास जो नंबर है पूरे उस तरीके से नहीं है कि उसको अकेले अपने दम पे इसको पास करवा सके, तो इसलिए विपक्षी दलों के देखिए इसमें आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा देखिए जैसे कि अर्जुन राम मेघवाल जी जैसे कि कानून मंत्री जो है उन्होंने बिल को पेश किया। पेश करने के बाद में छोटी मोटी जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हुई जैसे कि आपस में तल्खी नजर आई विपक्ष के लोगों की तरफ से। रंजीत रंजन जी ने कुछ बोला, उसके अलावा और एक दो सांसद उन्होंने बीच में कुछ बोला। तो इस प्रकार से जो चीज चलती रही, लेकिन उसमें कि मतलब बैकड्रॉप में यही चीजें हैं कि सभी कहीं ना कहीं ये है कि उनको डर ये है कि जैसे बाई चांस अगर इनमें किसी ने अगर अड़ंगा लगाया तो जनता जो है उनकी तरफ से इनको नेगेटिव जो है इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए सबके मतलब जो है उसमें जो विचार जो है वो यही है कि किसी भी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनके उसमें वोटों पे ना पड़े, उसको देख करके सभी ने काम करने का करना है। तो मुझे लगता है कि आज भी उस तरीके से पास हो जाएगा। दूसरा जैसे कि खड़गे जी ने बोला और कल जैसे राहुल जी ने बोला था और भी इनके दल के लोगों ने बोला कि जल्दी से जल्दी पास करवाए। लेकिन देखिए काजल जी, इसमें टेक्निकल तरीके से देखने की मतलब बड़ी गंभीर आवश्यकता है। सबके सब मजे हुए राजनीतिक जो दलों के जो सदस्य हैं उनको सबको समझना चाहिए कि जल्दी होने के लिए कुछ चीजें नहीं होती, हर चीज की एक तय प्रक्रिया होती है, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, उसी तय मानकों के तय जो एक प्रक्रिया उसी के तहत चीजें होती हैं। अब जैसे आज ये जो मतलब चर्चा होगी, चर्चा भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधारित वो है, उसमें सभी अपनी जो मतलब सजेशन हो गए या मतलब की प्रतिक्रिया हो गई या उसकी आलोचना जो भी करनी है वो करके उसके बाद में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। और वोटिंग में जैसे जो है कि मुझे जहाँ लगता है और आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे जो ओवरऑल सभी की वही है मंशा कि किसी भी तरीके से जो बिल पास हो
और उसमें देखिए जब परिसीमन और जो है कास्ट सेंसस जो, तो वो मतलब कंसेंसस जो है उसके बिना जो है होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके बिना कैसे पता लगेगा कि कौन सी सीट पे कौन से जाति के लोग ज्यादा हैं, कौन सी अनुसूचित जाति के ज्यादा लोग हैं, किस तरीके से हैं। तो उसी प्रकार से डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस जो है उसको करने के बाद ही मतलब जनगणना जो है उसके करने के बाद में ही जाकर के एक उस पर पहुंचेंगे जाकर के कि भाई इस तरीके से करते हैं। नहीं तो उधर जैसे कि नड्डा जी ने आज बताया कि राहुल गांधी की जो सीट जैसे अमेठी है उसको अगर महिला आरक्षित अगर सीट कर दी तो उसका तो वो कहाँ जाएंगे, या वायनाड है उसको कर दी तो कहाँ जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में जैसे कि जो अगर बाई चांस अगर कोई सीट अगर ऐसी है जिसपे कि पेच फर्ज है, तो इस प्रकार चीजें कि सभी के सब ओपन प्रक्रिया के तहत होने वाली चीजें हैं काजल जी, कि इसमें कि ओपन कमीशन होगा जो कि मतलब वहां पर खुली सुनवाई करेगा, उसमें आपत्तियां दर्ज करेगा, पक्ष विपक्ष सभी के उसमें सदस्य रहेंगे और एक मतलब की ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत ये सारी सब चीजें होंगी। उसके बाद जाकर के बिल जो है वो क्लियर होगा, मतलब बिल क्लियर होने का जैसे कंसेंसस होगा। और दूसरा जैसे कह रहे हैं कि ठीक है 2029 में जैसे कि नड्डा जी ने बताया और अमित शाह जी ने बताया कि इससे एक स्टैंप लगने के बाद में राज्यसभा में, लोकसभा में और ये दोनों सदनों में पास होने के बाद में एक कानून बन गया। कानून बनने के बाद फिर कोई उसको टाल नहीं सकता और चीजें जो है स्पष्ट एक क्लियर हो गई, एक रोड मैप बन गया कि हाँ ठीक है 33% जो रिजर्वेशन जो है महिलाओं को देना ही देना है। तो उसमें आगे जैसे परिसीमन का जो सीट्स बढ़ेंगे तो उसमें भी उसी अनुपात में जो है उनको मिले, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जैसे कि उस प्रकार से कि डिलिमिटेशन परिसीमन के बाद में उम्मीद है कि 700 से ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं उसमें हो जाएंगे, तो उसी का अनुपात में महिलाओं को उसमें आरक्षण मिलेगा। और जैसे कि जो बोले कि आज क्या चीजें होती है, आज क्या संभव नहीं है, उसी प्रकार से चीजें होने के बाद में और जो स्टैंप लगने के बाद कोई किस तरह की रोक टोक नहीं है। जो तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक एक तरह से कई रजिस्टर्ड चीजें हो गई, उसका जो उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद में और 2029 वाले जो चुनाव रहेगा उसमें सभी को जो है उसके नजदीक जो असेंबली जो चुनाव रहेंगे उनमें सब में जिस तरीके से तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक जो है सब आरक्षण का जो मसौदा तय किया गया है उस प्रकार से आरक्षण तय जो करने के मुताबिक जो है उनको मिल जाएगा महिलाओं को। तो यही सब चीजें और उम्मीद करते हैं कि आज क्लियर होकर के और सभी चीजें हो जाए और पक्ष विपक्ष दोनों को मिल करके काम को करना चाहिए। विपक्ष जो है उनको इसमें ज्यादा मतलब कि टाल मटोल या कुछ और चीजें करेंगे तो गड़बड़ होगी उसमें। और दूसरा जैसे सोनिया जी ने बताया कि राजीव जी का यह सपना था, लेकिन सपना था तो साहब जैसे ओबीसी की उन्होंने मांग उठाई, लेकिन जो 2010 का जो काजल जी जो था इनका विधेयक जो था उसमें कहीं पर ओबीसी महिलाओं के लिए किसी और आरक्षण का कहीं पर भी किसी तरह का उसमें जिक्र नहीं है। और दूसरा जैसे कि उन्होंने जैसे कि एक दो दलों के और जो नेता हैं उन्होंने उठाया कि महिला जो है जो मुस्लिम महिलाएं उनका भी कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। तो देखिए धर्म के आधारित किसी प्रकार का कोटा नहीं होता, जैसे कि एक बार पहले जो है मेन 33% कोटा जो है वो तय हो गया, उसके बाद में अन्य चीज जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है उसके लिए हमेशा रूम रहता है। और पार्लियामेंट में हर चीज के लिए यही काम करने के लिए पार्लियामेंट होती है कि कल को जैसे मतलब महिलाओं के खिलाफ या जनता के खिलाफ या कोई भी किसी प्रकार की जो चीज उनके लाभ में या उनके हित में नहीं है तो उसका संशोधन उसका अमेंडमेंट जो है वो आराम से बैठ के आपस में मिलजुल के कर सकते हैं। तो अभी यही रहेगा कि आज उम्मीद यही करते हैं कि जो जिस प्रकार से लोकसभा में पारित हुआ उसी प्रकार से राज्यसभा के एक तय प्रक्रिया जो है उसके मुताबिक आगे चले। लेकिन बिल्कुल दिनेश जी पारित तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि आज विशेष सत्र जो है वो स्थगित हो जाए, जबकि 22 सितंबर तक इसका शेड्यूल था। हाँ काजल जी उम्मीद है, क्योंकि देखिए कि आज जैसे जिस तरीके से जो तय चीजें थी, क्योंकि मेन जो इसका लक्ष्य जो था वो नारी वंदन जो विधेयक था उसी को ही पारित करने का था और छोटी मोटी चीजें जो थी मतलब कि हाउस एजेंडा जो भी था वो एक तरह से तय प्रक्रिया के मुताबिक चला। तो आज अगर चीजें जैसे कि जो तय जो मतलब चीजें हैं वो हो जाती हैं और डिजायर्ड रिजल्ट आज अगर मिल जाता है तो उम्मीद यही कि आज ही जो है वो सदन जो है दोनों सदन जो है वो मतलब आज खत्म होकर के और आगे के लिए जैसे शीतकालीन आगे जो सत्र चले उसके लिए होता है। और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे आज तरीके से आपस में दोनों का एक मतलब है कि जैसे एक मत बन जाए पक्ष का, उसके बाद में एक चीज पे आकर के करते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि आज ही खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए विशेष सत्र आज चौथा दिन था संसद के सत्र का और कहीं ना कहीं विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी क्रम में खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण किया गया।
इस दौरान 5000 साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिमा प्रदेश को समर्पित की। ये अद्भुत लोक शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान का नींव पत्थर भी रखा गया, जो 2026 तक बनेंगे। खंडवा जिले में बनी इस प्रतिमा का नाम एकात्म की प्रतिमा रखा गया है। 22 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे मधंता पहाड़ी पर बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए 2141 करोड़ से अधिक का फंड भी जारी किया था, जिसके तहत एक संग्रहालय और संस्थान भी बनाया गया है। बता दें, शिवराज सरकार की योजना इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर को आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की है। इसने नर्मदा नदी के तट पर बसी धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में मधांता पर्वत पर बनी प्रतिमा का अनावरण विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले किया गया है। ये प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने का यहाँ पर प्रयास जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, 2 महीने चुनाव से पहले बचे हुए हैं। चुनाव के 2 महीने पहले यहाँ पर इस मूर्ति का, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नजर आए और बताया जा रहा है कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस दौरान 5000 साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री ने प्रतिमा प्रदेश को समर्पित की और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2026 तक इसका लोकार्पण, या यूं कहें कि ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी। खंडवा जिले में बनी इस प्रतिमा का नाम जो है वो एकात्मा की प्रतिमा जो है वो रखा गया है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शरद का रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, यहाँ पर देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जुटी हुई है। मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, साथ ही साथ 5000 से भी ज्यादा साधु संतों की मौजूदगी में यहाँ पर अनावरण किया गया। जी शरद। देखिए काजल, मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव के 2 महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन बीजेपी जहां प्रदेश में हर वर्ग को साधने के लिए लगी, वहीं उन्होंने एकात्म मूर्ति प्रतिमा का अनावरण किया। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का 108 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन ये बहुत जल्दी में हुआ है क्योंकि कुछ दिनों पूर्व, 3-4 दिनों पूर्व अति भारी बारिश हुई थी और बारिश यहाँ पर ज्यादा काम नहीं हो पाया था मूर्ति का। हेलो जी शरद, सुन पा रही हूँ मैं, आप बोलिए। यहाँ पर जिस तरह से ये मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया जा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। क्या लगता है कितना इसका असर देखने को मिल सकता है आगामी चुनाव में? कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा इससे? देखिए काजल, फायदा और नुकसान ये दोनों चीजें अभी कोई भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने यहाँ 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है और वहाँ पर और भी अद्वैत संस्थान, शंकर संग्रहालय आदि चीजों का निर्माण भी होना है। जैसे साल और सारी चीजें होनी है, जहाँ प्रधानमंत्री को इस प्रतिमा के अनावरण के लिए आना था, लेकिन जल्दबाजी में प्रधानमंत्री भी नहीं आ पाए। वहीं 18 तारीख को इसका अनावरण होना था, यहाँ पर 21 तारीख का सीएम ने रखा है। लेकिन इसके फायदे का तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक हिंदू कार्ड खेल रही है और साधु संतों को अपनी तरफ करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। वहीं अगर इसके नुकसान को देखा जाए तो 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या बीजेपी को वोटों में कन्वर्ट करवाता है, फायदा दिलवाता है, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।
तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव से पहले लगातार हर वर्ग को साधने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। यहाँ भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में संबोधित करते हुए दूर दूर से दाई दीदी बहनी मन ले जोहार, उन्होंने बमलेश्वरी मैया और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। मंच पर प्रियंका के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ बैच के साथ कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहे हैं तो पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं। इससे पहले प्रियंका ने वहां मौजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। प्रियंका को अपने बीच पाकर महिलाएं खुश नजर आई। उन्होंने सुअनाज के साथ लड्डू पर भी हाथ आजमाया। प्रियंका गांधी ने कहा, आधुनिक भारत की नींव यही डली, ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान की मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। तो बता दें आपको कि देखिए, छत्तीसगढ़ की इस वक्त हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं यूं कहें कि तेज कर दी है और अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। इस बीच उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। बेरोजगारी की बात करें या महंगाई की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत करती नजर आई। कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपना संबोधन दिया और इसके साथ ही साथ संबोधन की शुरुआत की। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, डॉक्टर संजय जी का रुख करेंगे, स्ट्रेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 9 महीनों की अगर हम बात करें पिछले, तो 9 महीनों में ये तीसरी बार प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और इस लिहाज से अगर हम देखें, चुनाव के लिहाज से देखें, तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना गया? देखिए, दौरा काफी महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर महिला वोटर्स को साधने के दृष्टिकोण से ये महिला समृद्धि सम्मेलन किया गया था। हालांकि ये शासकीय आयोजन है, लेकिन जाहिर सी बात है, जो पार्टी सत्ता में रहती है वो उसके आयोजन से उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी यही मंशा थी, यही रणनीति थी कि प्रियंका गांधी के माध्यम से महिला वोटर्स को एक संदेश दिया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी को सुना जाता है, प्रियंका गांधी को लोग जानते हैं, समझते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको ला करके महिला वोटर्स को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जहां तक आपने कहा कि 9 महीने में तीसरी बार इनका दौरा है, तो दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी की केमिस्ट्री जो है वो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर वो चीजों को समझती हैं और अगर अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं तो उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि 2.5 साल का जो मामला हुआ था उसमें प्रियंका गांधी ही वो कांग्रेस की लीडर थी जो भूपेश बघेल के साथ खड़ी थी और उन्होंने उनको बरकरार रखने के लिए अपने भाई के साथ, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ और तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की थी। तो इस लिहाज से एक बेहतर केमिस्ट्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी के बीच है। जाहिर सी बात है, यही कारण है कि उनका लगातार दौरा भी होता है। दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी एक अपीलिंग कैपेसिटी है, उनको सुना जाता है, वो लोगों को अपील करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय में उनका उपयोग किया जाएगा। आने वाले दिनों में और भी उनकी सभाएं होगी मुझे लगता है, और छत्तीसगढ़ में वो आकर के कांग्रेस पार्टी के लिए वोट
आज भी मांगती हुई नजर आई और आने वाले दिनों में भी मांगी। बिल्कुल। संजय जी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो काफी सियासत भी इस बीच देखने को मिल रही है। देखिए, स्मृति ईरानी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से ये दौरे हम देख रहे हैं और जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कितना असर आगामी चुनाव में इसका देखने को मिल सकता है? और इस बीच हमने ये भी देखा कि प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। कई मुद्दे उन्होंने उठाए, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो इस बीच कितना असर देखने को मिल सकता है इसका? देखिए, असर का आकलन करना तो अभी कठिन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है कि कांग्रेस का जो महिला वोट बैंक है, खासकर पिछले विधानसभा चुनाव में जो महिलाओं के का एक साथ वोट कांग्रेस के पक्ष में दिया था, उसको किसी तरीके से डैमेज किया जाए, उसको उसमें से उस वोट को, वोटिंग वोट को अपने पाले में लाया जाए। विशेष तौर पर जो जिन महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस पार्टी को वोट किया था और शराबबंदी नहीं हुई, तो ऐसे महिला वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, उसके लिए लगातार कैंपेन कर रही है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती है कि उस वोटर को किस तरीके से अपने पाले में रखा जाए, उनको बरकरार रखा जाए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है प्रियंका गांधी और अन्य जो महिला चेहरे हैं, उनके माध्यम से जो मतदाता है उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा कांग्रेस के सामने चुनौती है, अपने महिला वोटर्स को बरकरार रखना। कितना अपील कर पाएगी, कितना उसका असर हो पाएगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी इस वक्त नजर आ रही हैं और इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कहीं ना कहीं जमकर निशाना साधा और जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप इस बीच हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब ये कितना कारगर साबित होता है चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, अनूपपुर की खबर का रुख करते हैं। खबर अनूपपुर से है, जहां पर जिले के बिजूरी नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 7 की पार्षद विमला पटेल ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अपने वार्ड की खस्ताहाल सड़कों को लेकर गड्ढों में भरे कीचड़ वाले पानी में स्नान करने लगी, जिससे आवागमन घंटों बाधित रहा। इसके बावजूद प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचा। आज करीब 10 वर्षों से यहां की सड़कें खस्ताहाल हैं और जनता इन खस्ताहाल सड़कों की वजह से परेशान है, क्योंकि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली यही एक मुख्य सड़क है। जनप्रतिनिधि और साथ ही कई जनप्रतिनिधियों के अलावा जनता ने भी कई बार आवागमन बाधित कर विरोध जताया है। ऐसा नहीं कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, मामला प्रशासन के पूरे संज्ञान में है, इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जब से हम ये इतना काम करने के बाद भी ये रोड नहीं बन रही है। अभी आने वाला है चुनाव, तो अभी जैसे कोई गाय मर जाती है, जानवर मर जाता है, तो नेता लोग आएंगे, वादा करेंगे, 5 साल हो गया, 5 साल फिर तुमको नई रोड बनवाएंगे। देख रहे हैं आप, ये गाड़ी देखिए कैसे फंस गई है, उससे अब बेचारे ये आवागमन अभी बंद हो जाएगा। ये विगत कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से ज्यादा हो गए। आप ये बताइए, नाली पूरी जाम है, कोई शासन प्रशासन कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा। कई बार हम लोगों ने लिखित दे चुका है, कंप्लेन कर चुके हैं, अनशन बैठ चुके हैं, गोवा ब्रिज बना चुके हैं, धान रुपाई कर चुके हैं, मछली फार्म खोल चुके हैं, लेकिन 10 सालों से हमारे यहाँ कोई सुनने नहीं आ रहा। जानकारी के लिए सहयोगी अमित कुमार का रुख करेंगे, अनूपपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, यहाँ पर जिस तरह से गड्ढों में सड़क नजर आ रही है, यानी कि यूं कहें कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मामला संज्ञान में है जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, उसके बावजूद भी आज तक इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह सामने निकल के आ पाई आखिर, और ये समस्या कितने समय से बनी हुई है, जानना चाहेंगे आपसे। जी काजल जी, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ये लगभग जो सड़कें हैं खराब हैं, 10 साल हो गए हैं इन सड़कों को इसी स्थिति में रहते हुए, और कई बार जनप्रतिनिधि और कई बार जो रहने वाले रहवासी हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है।
पिछले बार तो यहाँ पे गोवा का एक बीच बना दिया गया था लोगों द्वारा, कुर्सी में बैठ के मछली पकड़ने जैसी एक विरोध प्रदर्शन की स्थिति की व्यंग कसने वाली स्थिति बनाई गई थी। लेकिन वह प्रशासन मध्य प्रदेश का और जिले का कि इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, एससीसीएल कालरी के जो ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं वो लगातार चल रहे हैं, ना कोई मरम्मत का काम किया जा रहा है, ना नया निर्माण किया जा रहा है रोड का। लोगों को आने जाने में जो समस्याएं हैं वो तो हो ही रही है। लोग आते हैं जाते हैं, गड्ढे में गाड़ियां फंसती हैं, उनको चोट लग जाती है, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जब हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जब बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका में जैसे उन्होंने जाके कहा कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें जो है वह अमेरिका से कहीं ज्यादा अच्छी है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर अमित जैसे कि आप बता रहे हैं, देखिए प्रशासन तो कई सारी योजनाएं लेकर आता है, कई सारी योजनाएं संचालित करते हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, यानी कि बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आ रही है। कुल मिलाकर यूं देखें तो नहीं, योजनाएं चलाई जाती हैं लोगों के हित के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो पहुंचनी चाहिए सुविधाएं वो नहीं पहुंच रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर एक सड़क जो मुख्य मार्ग है एमपी और छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए अगर वो रोड नहीं बन पा रही है, लोगों को इतना विरोध प्रदर्शन लगातार हर साल बरसात में करना पड़ता है और कोई जनप्रतिनिधि वहां से अभी विगत 3 वर्षों से लगभग भाजपा के जिलाध्यक्ष भी थे ब्रजेश गौतम जी, वहां के कांग्रेस से अभी विधायक हैं सुनील सराफ, ये कह सकते हैं कि अभी ऑपोजिशन के विधायक हैं इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके पहले भी वहां बिजली में जो है नगर परिषद जो है बीजेपी की है, लगातार बीजेपी की ही है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। ठीक है, बिल्कुल अमित, अब देखने वाली बात ये होगी आखिर कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है, कब तक प्रशासन इस मामले को एक्शन में लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ की तस्वीर जिस तरह से हम देख रहे हैं आखिर समझ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ के लोग कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए इस तरह की तस्वीरें अनूपपुर से आपको बता रहे थे। मामले संज्ञान में होने के बाद भी जनप्रतिनिधि इस और ध्यान नहीं देख रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। ये 4 बजे के 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।